हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 36 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा यदि लोकसभा इस हादसे का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, यदि संसद के दोनों सदन इस हादसे का प्रस्ताव पारित करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस हादसे का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? मीरा कुमार। संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100 में। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 93 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के महासचिव के विषय में सही नहीं है? महासचिव अध्यक्ष द्वारा का सलाहकार है। महासचिव अध्यक्ष के नाम से पर अधिकार के अधीन कार्य करता है। महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रति आयोजित पर अधिकार के अधीन कार्य करता है। महासचिव अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल को। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? हाँ। निम्नलिखित में किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत के महान्यायवादी को। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है
उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। वह संसद में अथवा संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही हैं। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है? 2,50,000। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किस पद अधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी। सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? ऑप्शन डी महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक सही है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? महाधिवक्ता को। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। न तो 1 और न ही 2 सही है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभाग आयुक्त के। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? एडवोकेट जनरल। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में। निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है?
संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संविधान द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान अनुच्छेद के तहत की जाती है। अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किन आधारों पर दो सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? उपर्युक्त दोनों कदाचार और अक्षमता के कारण। निम्न में किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? A.K. चंदा को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक गाइड के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति के। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सीएजी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। सीएजी लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संसद की। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी वॉचडॉग के रूप में की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है। उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देनों की लेखा परीक्षा करना, रक्षा लेखाओं का संकलन करना, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य
कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का पराधिकार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।